हेलो फ्रेंड्स, हम बेसिडियो माइकोटिना में पक्सीना ग्रेमिनिस की लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 3 उसकी अवस्थाएं देख ली थी: यूरिडियल स्टेज, टीलियल स्टेज और बेसिडियल स्टेज। यूरिडियल स्टेज में हमने देखा था कि भाई यूरिडो बीजाणु जो है वो बनते हैं एशियो बीजाणुओं से। उसके बाद यूरिडो बीजाणु के बाद बनते हैं टीलियो बीजाणु, टेलिडो बीजाणु। उसके बाद बनते हैं बेसिडियो बीजाणु। तो ये हमने लास्ट में देखा था कि जो बेसिडियल स्टेज है उसमें इस तरह से चार बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। तो जो बेसिडियो बीजाणु जो बन रहे हैं इसमें 2 बेसिडियो बीजाणु होंगे प्लस प्रकार के और 2 बेसिडियो बीजाणु होंगे माइनस प्रकार के, यानी कि 2 एक प्रकार के बनते हैं और 2 एक प्रकार के बनते हैं। तो इसी तरह से इन बेसिडियो बीजाणुओं से भी 2 से तो बनेगा प्लस प्रकार का सुकाय और 2 से बनेगा माइनस प्रकार का सुकाय। अब अगली जो अवस्था है इसकी उस अवस्था के बारे में हम जिक्र करेंगे और उस अवस्था का नाम है स्पर्मोगोनियल अवस्था, या इसको पिक्निडियल स्टेज भी कहते हैं। स्पर्मोगोनियल या पिक्निडियल। तो यहां हमने उस दिन बताया था कि जब ये बेसिडियो बीजाणु बन जाते हैं तो ये बेसिडियो बीजाणु अब वापस से गेहूं पर नहीं आएंगे, यानी कि गेहूं को संक्रमित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका कारण भी है, क्योंकि एक तो उस समय गेहूं खत्म हो चुका है और दूसरी बात है कि ये बेसिडियो बीजाणु गेहूं पर अंकुरित नहीं होता है। अब ये बारबेरी के पौधे पर ही अंकुरित होता है। तो हम अगली जो अवस्था है उसका जिक्र करेंगे और उस अवस्था का नाम है पिक्निडियल अवस्था या स्पर्मोगोनियल अवस्था। तो देखिए नंबर 4 इसको हम कहेंगे पिक्निडियल स्टेज या इसको हम कहेंगे स्पर्मोगोनियल स्टेज। और वैसे इसका नाम है स्टेज 0। वैसे इसका नाम है स्टेज 0, क्योंकि हमने देखा था भाई कि सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज, उसके बाद 0, उसके बाद फर्स्ट स्टेज। तो इस तरह से हम यहाँ पर 0 स्टेज पर आ गए हैं। हम यहाँ 0 स्टेज पर आ गए हैं। तो 0 स्टेज में हम देखेंगे किस प्रकार से स्पर्मोगोनिया और पिक्निडियो बीजाणु का निर्माण होता है। तो देखो, जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो उस अनुकूल परिस्थिति में ये बेसिडियो बीजाणु अब बारबेरी के पौधे पर अंकुरित होते हैं, यानी कि अब ये बारबेरी पर पहुंच गए हैं। अब ये बारबेरी के पौधे पर अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद ये एपिडर्मिस और जो उपमृदुतकीय जो उपत्वचा है उसको भेद कर उसके नीचे चले जाते हैं और वहां पर कूट मृदुतकीय कोशिकाओं का या कूट मृदुतकीय थैलस बनाते हैं। और उस कूट मृदुतकीय थैलस से ही फिर ऊपर स्पर्मोगोनियल, या हम ये कहें पहले कि प्लस और माइनस प्रकार का जो कवक तंतु है उसका निर्माण होता है ना। यानी कि ये अंकुरित होंगे, अंकुरित होने के बाद सबसे पहले बेसिडियो बीजाणु प्लस और माइनस प्रकार के कवक तंतुओं का निर्माण करेंगे और उन कवक तंतुओं के ऊपर ही फिर स्पर्मोगोनिया दिखाई पड़ते हैं। अब यहां अगर हम देखें तो पूरा तंतुनुमा संरचना होती है, यानी कि ये पूरा जो है वो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा मृदुतकीय है, यहाँ पर इस तरह से कवक तंतु और ये सब ऐसे फैले हुए हैं।
और ये जो संरचना है ये थोड़ा चौड़ा बना दिया, ऊपर से सकरा होता है, बहुत सकरा होता है इस तरह से, ऐसे। ऐसे इसमें यहां पर होते हैं ये स्पर्मोगोनिया, इनसे बनते हैं स्पर्मेशिया। इस तरह से इनके यहाँ जो सिरे होते हैं ये इन पर बनते हैं और इनसे फिर ये बाहर की तरफ निकलते हैं। तो इनको हम कहेंगे स्पर्मोगोनियम। ये है स्पर्मोगोनियम और ये है स्पर्मेशिया। ये स्पर्मोगोनियम और ये है स्पर्मेशिया। तो इनका निर्माण यहाँ पर होता है। इन स्पर्मेशिया को ही, अब ये जो संरचना बनी है इस संरचना को हम नाम देते हैं पेक्निडिया। पेक्निडिया ये लैंगिक फलन का है, इसको कहते हैं हम पेक्निडिया। ये ऊपर की तरफ जो छिद्र है इसको हम कहते हैं ओस्टियोल या आशय। आशय के द्वारा ये बाहर खुलती है और ये जो संरचना है इसको हम पेक्निडिया कहते हैं। इसमें बनते हैं पेक्निडियो स्पोर। ये पेक्निडियम धर भी कहते हैं इनको, इनका एक नाम और है पेक्निडियोफोर। पेक्निडियोफोर। और जो जीवाणु यहाँ, सॉरी, जो बीजाणु यहाँ पर बनते हैं उनका नाम होता है पेक्निडिया स्पोर, इनके पेक्निडियो बीजाणु। तो ये पेक्निडियो बीजाणु यहाँ पर बन जाते हैं, इनका नाम है स्पर्मेशिया। ठीक है, स्पर्मेशिया इनमें चूंकि कसाभिका नहीं होती है इसलिए इसको हम एक नाम और देते हैं, इनका नाम होता है अचल पुमणु। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अचल पुमणु। तो ये अचल पुमणु यहाँ पर बन जाते हैं और ये अचल पुमणु देखो यहां ये एक केंद्र की है, एक कोशिकीय है, एक केंद्र की है और अगुणित है। ठीक है, ये संरचना इनकी यहां पर होती है। अब इसी प्रकार के जो ये यहां से कुछ ऐसे ग्राही तंतु भी यहां पर विकसित होते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर एक प्लस प्रकार का बनेगा, एक माइनस प्रकार का बनेगा। तो समझो कि वही प्लस प्रकार के जो है उनसे तो बन रहे हैं ये स्पर्मेशिया और ये है ग्राही तंतु। अब एक कवक जाल के इसके ग्राही तंतु के ऊपर ये स्पर्मेशिया नहीं आएंगे, बल्कि साइड में जो दूसरा वाला इस तरह से बनेगा, ऐसा वाला ये, उसके जो ग्राही तंतु होंगे उनके ऊपर ये स्पर्मेशिया यहाँ से आएंगे। तो ये स्पर्मेशिया इस ग्राही तंतु के ऊपर यहाँ आते हैं और जिस जगह पर ये चिपकते हैं वो ग्राही तंतु है। तो ग्राही का मतलब है यहीं पर अचल पुमणु है। तो अचल पुमणुओं का आपस में युग्मन होता है। तो युग्मन होने के दौरान क्या होता है कि ये जो ग्राही तंतु है, सपोज इस प्रकार से ये ग्राही तंतु है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये आके अचल पुमणु या स्पर्मेशिया। तो जहां पर ये स्पर्मेशिया, ये अंड कोशिका है, दिस इज एग, ये जहां पर ये जुड़ता है वहां की भित्ति गल जाएगी और गलने के बाद ये जो अचल पुमणु का जो केंद्रक है वो केंद्रक अब यहां पर आ जाता है इस तरह से। तो अब इसके अंदर दो केंद्रक यहां बन जाएंगे। तो इस क्रिया को हम कहते हैं डाइकैरियन स्टेज या द्विकेंद्र की अवस्था। इसको हम कहेंगे डाइकैरियन स्टेज या द्विकेंद्र की अवस्था। तो यहां से स्टार्ट हो जाती है द्विकेंद्र की अवस्था। तो पांचवी और जो अंतिम अवस्था है वो है एशियल अवस्था।
जहां पर एसीओ बीजाणु बनते हैं। 5वीं एसीडियल या एसीएल, और ये है स्टेज फर्स्ट। देखो भाई, ये बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत मतलब जो बेसिडियो बीजाणु की अवस्था है, जो पेक्रिडियो बीजाणु की अवस्था उसी से मिलती जुलती है। बेसिडियो बीजाणु के अंकुरण से जो कवक जाल बनता है उसे हम कहते हैं प्राक या प्रो एशियम, प्राक एशियम या प्रो एशियम कवक तंतु। अब यहां हम एक चीज देखें कि अभी केवल एक सेल बनी है, जिस एक सेल में दो केंद्रक हैं, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। तो आपको जब मैंने बेसिडियो माइकोटिना पढ़ाया था शुरू के दिन, उस समय एक क्रिया बताई थी जिसका नाम था क्लैंप कनेक्शन या क्लैंप बंधन। ठीक है, और वो क्लैंप कनेक्शन क्या था कि जो पेक्रिडियो बीजाणु एक कोशिकीय है और द्वि केंद्र की अवस्था है, उसमें एक कोशिका है, यानी कि पहले तो था वो एक केंद्र की, लेकिन जब अचल पुंगनों का युग्मन हुआ तो हो गया वो द्वि केंद्र की। तो जब एक केंद्र की था तब हम कह रहे थे इसको प्राथमिक कवक जाल। जब द्वि केंद्र की हो जाता है तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक कवक जाल। तो ये यहाँ पर एक द्वितीयक कवक जाल बन गया है। अब द्वितीयक कवक जाल कब बनेगा? अभी केवल एक सेल बनी है, अब यह एक बीजाणु बना है, अब इसी से बार बार क्लैंप बंधन के द्वारा नई सेल बनेंगी और पूरा के पूरा जो कवक जाल है वो अब द्वि केंद्र की हो जाता है। ठीक है, दोनों ही केंद्रक यहाँ पर गुणित होंगे और इस प्रकार से बनते बनते जब प्रत्येक जो बीजाणु बनेगा तो उसमें इस तरह से चैन बनेगी ऐसे, तो प्रत्येक के अंदर दो केंद्रक होंगे इस तरह से। ठीक है, इनको हम कहेंगे यहाँ पर एसीओ बीजाणु, एसीओ स्पोर। तो ये एसीओ स्पोर क्या है? देखो, ये एसीओ स्पोर एक कोशिकीय है, केंद्रक युग्मी है और गोलाकार संरचना वाले हैं। ठीक है, चिकनी भित्ति युक्त होते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एसीओ बीजाणु अब बारबेरी के पौधे को संक्रमित नहीं कर पाते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि एसीओ बीजाणु ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर केवल एक ही केंद्रक हो, इसमें अचल पुंगनों का युग्मन ना हो, तो उस कंडीशन में वो एसीओ बीजाणु ही रहेगा, वो जो आगे की अवस्था में नहीं जाएगा। ठीक है, वो वहीं रुक जाएगा। तो इस अवस्था में, ये जो कंडीशन है, इस अवस्था में एसीओ बीजाणु अब बारबेरी के पौधों को संक्रमित नहीं करेगा, बल्कि अब ये गेहूं के पौधों को ही संक्रमित कर सकता है। इसलिए हमने जब पहले स्टार्टिंग की थी तब बताया था कि इसके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो परपोषी की आवश्यकता होती है। एक होता है गेहूं, जो 3 अवस्था गेहूं पर होती है, और एक होता है बारबेरी का पौधा। तो बारबेरी के पौधे की भी यहाँ पर अहम भूमिका है, क्योंकि पिक्निडियल और एसिडियल जो अवस्था है वो इसी पर आती है। अगर मान लो बारबेरी का पौधा नहीं है और बेसिडियो बीजाणु तक ही अवस्था हो पाई है और बारबेरी का पौधा नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका जीवन चक्र पूरा नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बेसिडियो बीजाणु जो है बन तो जाता है गेहूं के खेत में, तो जब गेहूं कट जाता है तो जो ठूंठ रह जाते हैं उनके ऊपर बेसिडियो बीजाणु बन जाते हैं। लेकिन अब बात यह है कि बेसिडियो बीजाणु का आगे का जो जीवन चक्र है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है, इसमें बताया हुआ भी है कि भाई बेसिडियो बीजाणु वापस से गेहूं को संक्रमित नहीं करेंगे। मान लो हम ये कहें कि बेसिडियो बीजाणु खेत के अंदर पड़े हुए हैं, तो अगली बार जब गेहूं आएगा बोने के लिए तो उस समय क्या ये संक्रमित कर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम पहले बता चुके हैं कि बेसिडियो बीजाणु कभी भी गेहूं को संक्रमित नहीं करते हैं, ये केवल बारबेरी को करते हैं। उसके बाद जो जीवन चक्र में आगे जाएंगे तो एसीओ बीजाणु बने। अब ये एसीओ बीजाणु अगर हम कहें कि क्या ये वापस से बारबेरी के ऊपर रहेंगे, ये हम बता ही दिए हैं कि ये बारबेरी को संक्रमित नहीं करेंगे। अगर एक बार पिक्निडियो बीजाणु या बेसिडियो बीजाणु से पिक्निडियो से एसीओ बीजाणु अगर बन गया है, तो फिर अब वो वापस से बारबेरी को संक्रमित नहीं करेगा, वो गेहूं को ही संक्रमित करेगा।
तो इसलिए दोनों परपोषी का होना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये था पूरा जीवन चक्र पक्सिनिया ग्रेमिनीस का। जो रस्ट रोग उत्पन्न करती है, इसको हम ब्लैक रस्ट भी कहते हैं, इसको हम रेड रस्ट भी कहते हैं, दोनों अवस्थाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। आशा है कि जो दी गई जानकारी है उससे आप संतुष्ट होंगे। आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।